छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले को लेकर सियासत शुरू हो गई है और दो राज्य छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकारें आमने सामने हैं। ये विवाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने नक्सली हमले को लेकर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि नक्सलवाद और अपराध को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की मानसिकता में क्या अंतर है, ये एमपी और छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। देखो, दो प्रदेश की सरकारें आपके सामने हैं। 2-3 दिन पहले का मध्य प्रदेश का है और कल का छत्तीसगढ़ का, और दो सरकारें हैं, एक मध्य प्रदेश की है, एक छत्तीसगढ़ की है। दो पार्टियां, एक कांग्रेस है, एक भाजपा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ नक्सली हमला कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, यहाँ पुलिस हमला कर रही है, नक्सली मारे जा रहे हैं। 1.5 करोड़ के नक्सली एक साल के अंदर 8 बड़े नक्सली मध्य प्रदेश की पुलिस ने मार गिराए, हॉक फोर्स ने मार गिराए। पुलिस को बधाई, हमारी हॉक फोर्स को बधाई। मध्य प्रदेश में कानून का राज है, शिवराज सिंह जी की सरकार है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो असंवैधानिक गतिविधि करता है, शांति भंग करता है, माफिया राज स्थापित करता है, नक्सली राज स्थापित करता है, वो मध्य प्रदेश में पनप नहीं सकता है, जड़ से उखाड़ दिया जाए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव भी आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि ये सर्वविदित है कि कांग्रेस के राज में नक्सलवाद ही नहीं, हर तरह का अपराध बढ़ता है। छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है और कानून का राज नहीं होने के कारण लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, ये तो सर्वविदित है। और नक्सल की घटनाएं भी छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही है, ये सबके सामने है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान पर तगड़ा पलटवार किया। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि नरोत्तम मिश्रा को पूरी जानकारी नहीं है, वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे जवान 2 नक्सलियों को पकड़ कर ला रहे थे, इसमें एक नक्सली घायल था। हम नक्सलियों की मान में घुस रहे हैं, नक्सलियों की मान में घुसकर घेर कर यह ऑपरेशन किया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी ऐसा ही बयान दिया। मैं नरोत्तम मिश्रा को पूरी जानकारी नहीं है और वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। मैंने अभी बताया ना कि एक नक्सली घायल हुआ है और एक को जिंदा पकड़े। ऑपरेशन में गया, ऑपरेशन में कई बार में सफलता मिलती है, कई बार ये है कि हमको नुकसान उठाना पड़ता है। हमने नुकसान उठाया है, लेकिन हम लोग इससे कोई हताश या निराश नहीं है। इससे बल्कि हमारे जवानों का मनोबल और बढ़ा है और तेजी से कार्रवाई करेंगे और जो हमारे 10 जवान की शहादत हुई है वो बेकार जाएगी। नहीं, इनपुट हमारे पास तो था, तभी तो जाकर वहाँ ऑपरेशन किए और ऑपरेशन किए तो 2 लोगों को पकड़े भी, एक को गोली लगी और एक को जिंदा पकड़ लिए और वहाँ लौटते समय एक घटना घटी है। अगर घटनाएं आधे से कम हो जाएं, वो लाचारी हो तो फिर लाचारी ही बेहतर। पहले जितनी घटनाएं होती थीं, आज उसकी तुलना में घटनाएं आधे से भी कम हो रही हैं, तो ऐसी लाचारी अच्छी है। प्रश्न लाचारी का नहीं है, पर प्रश्न एकदम गंभीर परिस्थिति का है, जिसपे केंद्र सरकार के साथ काम करके, क्योंकि अर्धसैनिक बल भी लगे हैं, तो वो बीहड़ जंगल हैं। ये ऐसा क्षेत्र है जहां आज तक कुछ क्षेत्रों का जमीन का नाप नहीं हुआ है। सैटेलाइट से नक्शों को बनाने की कोशिश आज की जा रही है। तो ये बस्तर इलाके का, अबुझमाड़ का जो इलाका है, वो ऐसा इलाका है कि आज तक वहां का राजस्व नक्शा नहीं बना। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में इसी साल नई सरकार के लिए चुनाव होने हैं। नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में बड़ा चुनावी मुद्दा है, तो वहीं मध्य प्रदेश का भी एक हिस्सा नक्सलवाद की चपेट में है। तय है कि दोनों पार्टियां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चुनाव में आमने सामने होंगी। दंतेवाड़ा ब्लास्ट को लेकर चल रही बयानबाजी को इसी राजनीति का एक हिस्सा कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। लाल आतंक पर तकरार। नमस्कार, IND एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जिस तरह नक्सलियों ने हमला कर, विस्फोट कर 10
सुरक्षा में लगे जवान पर जिस तरह से हमला किया और उसके बाद जो 10 जवान थे वो शहीद हुए, साथ ही एक जो वाहन चालक था उसकी भी मौत हुई। मामला संवेदनशील और गंभीर होने के साथ ही कहीं ना कहीं संवेदनाओं भरा है। सरकार अपनी तरफ से अब इस पूरे मामले को लेकर जांच की बात कर रही है। इसके पहलुओं को समझा जा रहा है कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी है, सियासत भी है, उसके भी तमाम पहलू हैं और एक नई बहस इस बात को लेकर छिड़ गई है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर अपराध बेहतर तरीके से उस पर नियंत्रण पाया जाता है, जबकि कांग्रेस की सरकार को लेकर इसमें चूक की बात की जा रही है। आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में हैं। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी। संदीप जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ में है बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता चेतन सिंह जी। चेतन जी, आपका स्वागत है। और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह जी। सत्यप्रकाश जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले संदीप जी, मैं आपके पास में आता हूं। जिस तरह का कल का पूरा घटनाक्रम था, दुखद पहलू था उस घटना का और एक बार फिर जब ये बात सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद है उस पर लगाम लग रही है, लेकिन वैसे ही जिस तरह से हमला कर 10 जो जवान थे वो शहीद हुए, एक वाहन चालक की उसमें मौत हुई। कहीं ना कहीं एक चैलेंज किया गया कि नहीं, हमारी जो जड़ें हैं छत्तीसगढ़ में अभी भी मजबूत है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इसको लेकर बयानबाजी और सियासत देखने को मिल रही है, अब तुलना जिस तरह से है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश का भी एक क्षेत्र रहा है कि जो नक्सलवाद से प्रभावित रहा है। और अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरह से कहा है कि ये सरकारों का फर्क है, ये कांग्रेस और बीजेपी की सरकार का फर्क है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में किस तरह से नक्सलवाद पर नियंत्रण पाया गया और छत्तीसगढ़ में जो हालात हैं अभी भी जो जड़ें हैं नक्सलवाद की वो जमी हुई हैं। किस रूप में देखते हैं इस सियासत और राजनीति को और बयानबाजी को लेकर? राजेश जी, घटना दुखद है, सुरक्षा बलों की जान गई है। ठीक बात है, राजनीति जो लोग कर रहे हैं वो राजनीतिक बयानबाजी तो देंगे ही जी, ये अपेक्षा भी हम लोग करते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि आपके राज्य में वो समस्या नहीं है, उस रूप में वो समस्या नहीं है जिस रूप में छत्तीसगढ़ में ये समस्या है। मध्य प्रदेश के 3 जिले जो बॉर्डर पे हैं, महाराष्ट्र की और छत्तीसगढ़ की, वहां गाहे बगाहे नक्सली की गतिविधियां सामने आती हैं। ये बात बिल्कुल सही कि अभी हाल ही में 2 महिला नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया है। ये संतोष की बात है, अच्छी बात है। जहां तक आपने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री की बात कही, स्वाभाविक सी बात है, जो आपका पड़ोसी राज्य है और उस राज्य में आपके विरोधी दल की सरकार है तो आपको उंगली उठाने का मौका तो मिलेगा और वो मिलता है तो आप उसका लाभ भी लेते हैं। लेकिन राजेश जी, ये राजनीति से थोड़ा सा इतर जाना चाहिए इन मामलों में, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, हो सकता है कम लोग उस इलाके में गए हैं। मैं किसी दौर में 95 के आसपास और 2000 के बीच उस इलाके में रहा हूं छत्तीसगढ़ में, तो मैं जानता हूं कि जगदलपुर की क्या स्थिति थी या उसके आसपास के बस्तर की स्थिति क्या थी। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस ने बदले हालात या बीजेपी ने बदले, ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 2.5 दशक में उस इलाके की स्थितियां बहुत तेजी से बदली हैं। सड़कों का निर्माण हुआ है, वहां आप ये समझिए कि मोबाइल नेटवर्क भी लोगों को मिलने लगा, तमाम चीजें हुई, शिक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। और जो घटना कल हुई है उसने, ठीक है, राजनीतिक बयानबाजी आप कीजिए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये घटना तो दुखद है, लेकिन अंतराल घटनाओं का बढ़ता जा रहा है कि राजेश जी हमें देखना चाहिए। 2013 की जो घटना है, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एक साथ मार दिए गए थे नक्सली हमले में जी। उसके बाद भी 30-40 कई बार जवान मारे गए। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं नक्सलियों को जब ये लगने लगता है कि पुलिस का प्रेशर उन पर ज्यादा बढ़ रहा है, वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देके स्थानीय लोगों को और सुरक्षा बल को कहीं ना कहीं डराने का काम करते हैं। यही वह कोशिश है, क्योंकि जिस इलाके में ये दंतेवाड़ा में, अरनपुर में ये घटना हुई है, वहां पर एक पक्की सड़क का निर्माण हुआ है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि वो इलाका है जहां कई साल तक लोग नहीं जा पाए।
तो बदलती स्थितियों से नक्सली परेशान होते हैं और इस तरह की वारदात को एक अंतराल के बाद 6 महीने में, साल भर में ऐसा कर देते हैं जिसमें वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि नक्सली अभी भी दंतेवाड़ा और बस्तर इलाके में हैं। बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, अहम बात आप कर रहे हैं कि अभी भी जो जड़ें हैं उनकी मजबूत हैं, लेकिन एक लंबा जो एक लगातार अगर हम देखें 2010 में जो घटना हुई थी, तकरीबन मुझे जो आंकड़ा याद आ रहा है तकरीबन 76 के आसपास जवान उसमें शहीद हुए थे। लगातार ये चीज़ें चलती रही, चाहे 2015 की बात कर ले या हम 17 की हम बात कर रहे हैं, नक्सलवाद वहाँ पनपता रहा है। लेकिन कुछ सालों से जिस तरह की चीज़ें दिख रही थी कि शायद नियंत्रित हो रहा है, और फिर एक बार फिर ये जता दिया है कि नहीं, ये चीज़ अभी नियंत्रण में नहीं है। मैं चेतन जी, मैं आपके पास में आता हूं, फिर उसके बाद में सत्य प्रकाश जी के पास में आऊँगा। चेतन सिंह जी, जिस तरह से संदीप जी भी कह रहे हैं, जो तुलना जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर की जा रही है, कहाँ तक ये उचित है? क्योंकि अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का एक खास क्षेत्र है, एक लिमिटेड उसके ज़िले हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो पूरा बस्तर कहीं ना कहीं इससे प्रभावित है। क्या ये राजनीति और सियासत का पहलू है? देखिए राजेश जी, ये बात सच है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों में अंतर है जी, व्यापक अंतर है। लेकिन ये अंतर क्यों है, ये भी हमको विचार करना चाहिए। मध्य प्रदेश में बालाघाट है, अनूपपुर है, शहडोल है, मरिया है, सीधी है। इस क्षेत्र में भी नक्सलियों ने तेजी के साथ पांव जमाने की कोशिश की, लेकिन शासन प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते हुए वे वैसा यहाँ करने में कामयाब नहीं हुआ। हम लाशों पे राजनीति नहीं करते, न तो हम लाशों पे राजनीति करना चाहते हैं। हम केवल तुलनात्मक रूप से बात कर रहे हैं। जिससे प्रदेश को लेकर के आप बात कर रहे हो, 14 जिले पूरी तरह से, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, इतना ही नहीं, 14 जिले हैं, बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बहुत बड़ा नक्सलाइट हमला हुआ है, धमतरी, सुकमा, राजनांदगांव, कोंडम, ऐसे 14 जिलों में पूरी तरह से सरकारी सिस्टम फेल है। वहां अगर किसी ठेकेदार को काम करना है तो उसको जो सरकार में बैठे हैं वो तो लेते ही लेते हैं, लेकिन पैरेलल जो सरकार की तरफ व्यवस्था नक्सलाइटों की चल रही है वो भी लगातार चल रही है, और उनको दिए बिना आप वहां पर काम नहीं कर सकते। ये भी बात सच है। जैसे जैसे निर्माण कार्य हो रहा है, जैसे जैसे संसाधन डेवलप हो रहे हैं, कहीं ना कहीं नक्सलियों में उसको लेकर के घबराहट भी है, चिंता भी। लेकिन हमको विचार करना चाहिए कि सन 1967 से जो छत्तीसगढ़ की भूमि पर लाल आंदोलन हुआ है, वो लाल रक्त बह रहा है। रक्त किसी का हो, हमारे जवानों का हो, सैनिकों का, अर्ध सैनिकों का हो, कहीं ना कहीं हमारा परिवार, हमारा सैनिक जब मारा जाता है तो धरती पर वो टुकड़ा जो आक्रांताओं से रक्षा करने के लिए सेवा में आया, सर्विस में आया, हमारे अपने लोगों के हाथों मारा जाता है, बेकसूर मारा जाता है। क्या कोई भी सरकार इसको लेकर के कोई बड़ी योजना नहीं बना सकती कि नहीं अब मेरे प्रांत से अब इस विषय को खत्म होना चाहिए? निश्चित रूप से राजनीति, हम इस पर राजनीति नहीं चाहते। आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने जो कहा है तो राजनीति के रूप से नहीं कहा, केवल एक व्यवस्था इंगित करने के लिए। चलिए, व्यवस्था की बात की जा रही है। मैं सीधे सत्य प्रकाश जी के पास में आता हूं। सत्य प्रकाश जी, जिस तरह से अगर हम छत्तीसगढ़ भी बात कर लें या फिर हम बात करें अध्यक्ष जो बीजेपी छत्तीसगढ़ के हैं अरुण साव की हम बात करें, उनका जिस तरह से बयान है वो कह रहे हैं कि नक्सलवाद ही नहीं, कई तरह के अपराध जो पनपे हैं और कहीं ना कहीं उसको नियंत्रित करने में सरकार का फेल्यूर रहा है, और उसी का परिणाम ये घटना है जो 26 अप्रैल की वो है। देखिए अजय जी, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले अमित शाह आए थे छत्तीसगढ़, जगदलपुर में सीआरपीएफ का जो भी एक आयोजन था उसमें आया था। उन्होंने खुद ने ये बात बोली 60% नक्सली घटनाएं कम हो चुकी छत्तीसगढ़। ये अर्धसैनिक बल और हमारे राज्य की पुलिस मिली भगत मिल के जो योजना करती उसके वजह से हुआ है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात हमारी सरकार की योजना है। चेतन सिंह जी यहाँ वरिष्ठ नेता है एमपी के, मैं उनको बताना चाहूंगा, उनको शायद छत्तीसगढ़ के बारे में मालूम नहीं होगा, हमारी सरकार के बारे में मालूम नहीं होगा। उनको 15 साल याद करना चाहिए। राजेश जी, आप यहाँ बैठे इतने बड़े पत्रकार हैं, आप एक बात बताइए, आपने 15 सालों के, अरे अभी 4 साल में आपने खुद ने भी 76 जवानों की बात की, 55 जवानों की बात की। 4 साल में आपने कौन सी ऐसी डिबेट की होगी जिसमें आपने सुना होगा 70 जवान शहीद हुए, 55 जवान शहीद हुए? आपने कौन सा ऐसा डिबेट किया होगा? कोई नहीं किया होगा। ठीक है, कोई भी छोटी घटना, वो भी बहुत बड़ी घटना, वो भी नहीं होनी चाहिए, मगर हमारी सरकार इस पर कोशिश है। और देखिए, हमारी सरकार चाहती है, जब हमारी सरकार 2018 में आई थी तो विकास, विश्वास और सुरक्षा के तहत आई थी बस्तर के लिए, खासतौर से जहाँ नक्सली क्षेत्र है। तो ये रमन सिंह सरकार के जमाने थे जब यहाँ 3 ब्लॉक में सिर्फ नक्सली थे। जो चेतन सिंह जी बोल रहे हैं वो सिर्फ 3 ब्लॉक में थे, वो 14 जिलों में 15 साल में फैल गए थे।
और राजनांदगांव का इन्होंने स्पेशली नाम लिया, नहीं उनको शायद मालूम नहीं होगा, वो रमन सिंह जी का एरिया है। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री होते हुए 15 साल नक्सली वहां कैसे रहे, और आज वही राजनांदगांव नक्सली प्रभावित क्षेत्रों से बाहर आ चुका है। 580 गांव नक्सली प्रभावित क्षेत्रों से बाहर आ चुका है। 196 गांव में विद्युतीकरण किया गया है। 76 से ज्यादा कैंप लगा गए हैं। 300 से ज्यादा स्कूल खोले गए बस्तर में, जो 300 स्कूल बंद कर दिए थे रमन सिंह जी ने डर के मारे। ये हालात है उस समय के। आज के हालात है, इनके केंद्रीय नेता आते हैं और सड़क मार्ग से जाते हैं। ठीक है, कुछ घटना होती है, उस पर जांच चल रही है, उस पर हम उस पर बदला भी लेंगे, उस पर शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा, कोई भी नहीं चाहता कि उसको व्यर्थ जाना चाहिए। सबसे बड़ा हमारी सरकार मगर ये बात है कि विकास भी होना चाहिए। देखिए आज विकास की वजह से ही जो है, देखिए नक्सली क्या करते हैं, जो अशिक्षित है, जो कुछ रोजगार नहीं है, उनको बरगला के भुसला के अपने कैंपों में लेके जाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो आज वहां शिक्षा दी जा रही है, आज वहां रोजगार दिए जा रहे हैं। रोजगार की बात छत्तीसगढ़ में चल रही है, क्यों चल रही है? बेरोजगारी दर सबसे कम है। आपके चैनल पे मैंने कितने सारे डिबेट कर दिए। तो आज रोजगार की बात हो रही है, आज स्वास्थ्य की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, आत्मानंद स्कूल की बात हो रही है। तो आज स्वास्थ्य शिक्षा की वजह से है कि बस्तर खिल रहा है, विकास की राह पकड़ रहा है। तो ये हालात है, इसकी वजह से नक्सलाइट जो है वो बहुत ही पीछे जा चुके हैं। जो सीमावर्ती इलाके, जैसे उन्होंने बताया एमपी के सीमावर्ती वहां तक जा चुके हैं। और जो मैं एक और आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा, जगरगुंडा जो नक्सलाइट लोग हेडक्वार्टर बोला जाता था, वहां तक सड़क मार्ग नहीं था रमन सिंह जी की सरकार में। आज वहां 3 सड़क मार्ग है। 3 सड़क मार्ग से आप वहां तक जा सकते, क्योंकि वहां नक्सलाइट नहीं है। तो ये हालात आज है 4 सालों में छत्तीसगढ़ के। और 60% जो कम हुए, ये एनसीआरबी का डाटा बता रहा है। तो हमारी सरकार काम करे, विकास का काम करे, जिसके तहत नक्सलाइट जो है वो कम हो और हमले कम हो, और साथ ही साथ उनका बदला भी लेने, सुरक्षा की बात हो रही है। और जहां तक सुरक्षा की बात करी, ये इंटरनल सिक्योरिटी क्या सत्यप्रकाश जी ठीक है, जिस तरह से लगातार जो नक्सली गतिविधियां थी एक समय चरम पर थी, फिर उसमें कमी आई, लेकिन क्या सरकार ने इसको कैजुअली ले लिया? लगातार ये कहा जाता रहा कि नहीं, अब जो नक्सलवाद है वो समाप्त हो रहा है, नक्सलवाद अब खत्म हो रहा है। जब बीच में आपके एक विधायक पर हमला होता है, उस समय भी गृह मंत्री का ये बयान आता है कि उनको सुरक्षा के लिए कहा गया था, उन्होंने सुरक्षा नहीं ली, उन्होंने हेलीकॉप्टर नहीं लिया। क्या ये कैजुअली ले लिया गया है और यही कारण है कि इस तरह का इंटेलिजेंस इस समय या जिस तरह की चूक सामने देखने को मिली है वो आई है? नहीं, देखिए हमारी सरकार ने कभी ये नहीं बोला है कि नक्सलाइट खत्म हो चुके हैं। हम 12 बोल रहे हैं नक्सलाइट के हमले या घटनाएं वो कम हुई है, हमारी सरकार में कम हुई है और कोशिश की जा रही है और कम हो। और जहां तक उस आप हमारे गृह मंत्री जी की बात की, तामिल साहू जी ने ये कहा कि जो नक्सलाइट एरिया क्षेत्र है, जो नक्सली प्रभावित है, वहां पे जनप्रतिनिधि या जनता हो, जितनी सुरक्षा उनको चाहिए वो ले। चाहे वो बीजेपी के दल के भी विधायक क्यों ना, वो पहले जनप्रतिनिधि है, उसके बाद वो किसी दल के नेता या विधायक है। और ये सरकार की कोई भी प्रदेश में सरकार हो, उसका फर्ज बनता है कि जनप्रतिनिधि। चलिए सत्यप्रकाश जी, मैं आता हूँ जी, मैं आपके पास में आता हूँ, संदीप जी के पास में आता हूँ। संदीप जी, जिस तरह से नक्सलवाद की चर्चा, ठीक है आज कांग्रेस की सरकार है, इससे पहले 15 सालों तक बीजेपी की सरकार वहां पर रही है। नक्सलवाद पर अब नीति और नीयत पर भी बात हो रही है और ये बताया जा रहा है कि नहीं मेरी नीति बेहतर थी, वो कह रहे हैं कि नहीं हम एक बेहतर रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जिस नीति और नीयत और रणनीति की जरूरत थी वो अभी भी नहीं बन पाई, ये भी एक फर्क है। देखिए राजेश जी, आप एक मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगा है कि केंद्र और राज्य सरकार का ज्वाइंट एफर्ट होना चाहिए। कोई एक ऐसा प्लान होना चाहिए जिसमें दोनों सरकारों की बराबर की हिस्सेदारी हो। अभी स्थितियां क्या है कि डिप्लॉयमेंट किसका होता है, सेंट्रल की या अर्धसैनिक बलों का, सारा काम राज्य सरकार देखती है। आज जरूरत इस बात की है कि दोनों के बीच बहुत बेहतर समन्वय हो। और एक चीज तो और देखना चाहिए कि पिछले कुछ समय से चर्चाएं थी कि नक्सली शांत हैं, कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। नक्सली क्या करते हैं, कुछ समय शांत रहते हैं और उसके अंतराल के बाद एक बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं। क्या ये सुरक्षा बल सुस्त पड़ जाते हैं या सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं होता है? इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है राजेश जी। आज घटना हो गई, अब आप देखिए कि सरकार की और पुलिस की सक्रियता बढ़ जाएगी। फिर नक्सली कुछ एक अंतराल तक 2 महीने 3 महीने कोई वारदात को अंजाम नहीं देंगे, फिर वो अपना मौका ताड़ेंगे और घटना कर देंगे। तो आज जरूरत इस बात की है कि सुरक्षा बल भी एहतियात बरतें। जो बात सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि जो डीआरजी के जवान हैं उन्होंने एक मेटाडोर का उपयोग किया। मूल रूप से डीआरजी के जवान या तो पैदल चलते हैं या जो हम लोग तक जानकारी वो 2 व्हीलर का उपयोग करते हैं। बड़े वाहन का उपयोग करने से वो बचते हैं। इतना ही नहीं, जो बख्तरबंद गाड़ियां आती हैं या डिस्पोजेबल जिन पे हमलों का अटैक नहीं असर नहीं होता है, उन वाहनों का उपयोग करना चाहिए। उसमें भी लापरवाही बरती गई। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक ज्वाइंट एफर्ट की जरूरत है जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करें। अभी क्या है, दोनों के बल अलग अलग काम करते हैं
और दूसरी तरफ सुरक्षा बल कोई चूक ना करें, इसकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों की है। वे इस बात पर नजर रखें कि जो सुरक्षा बल है वो तय जो प्रोटोकॉल आपका है उसका पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कई बार उनमें थकान इतनी हो जाती है कि वो लड़ाई लड़ने, या यूं कहें कि जो सामने वाला तो सक्षम है, वो तैयारी से बैठा हुआ है, आप लंबे समय तक कई कई दिन तक सर्चिंग करते हैं तो थकान भी कहीं ना कहीं आप में आ जाती है। इन पर भी ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल सही बात संदीप जी कह रहे हो। कहा भी जा रहा है कि तकरीबन जो 80 जवान थे वो उस इलाके में लगातार 3 दिनों तक सर्चिंग अभियान में थे, और जो टुकड़ी या जो दल लौट रहा था वो उसी के बाद लौट रहा था और फिर नक्सली हमला वहां पर होता है। मैं चेतन जी के पास में आता हूं। चेतन जी, जिस तरह से सवाल अब इस बात को लेकर है कि ये तेरा या ये मेरा, और दोनों के बीच जिस तरह से समन्वय और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि ये एक लंबा समय इस बात को लेकर भी रहा है, और यही कारण है कि जो चीज़ें हैं वो लगातार दुरुस्त नहीं होती गई, और इस तरह की चीज़ें अब सामने आ रही हैं। और जिस तरह से कहा गया कि नहीं, हमारे यहाँ बेहतर प्रबंधन है, हम बेहतर तरीके से इस समस्या से लड़ने में सक्षम है, और आप की इस तरह से चूक है, ये कहाँ तक उचित है? देखिए राजेश जी, मेरे मित्र राजनीतिक तुलना कर रहे हैं। मैं पहले भी कहा, मैं किसी प्रकार की राजनीतिक तुलना नहीं करना चाहता। सैनिकों के अर्धसैनिक पुलिस का मामला है, हमको किसी पर राजनीति नहीं करनी। हमको बेहतर व्यवस्था देना चाहिए। हम क्या कारण है कि अभी तक नक्सलवाद को रोक नहीं पाए? ठीक है, जैसा आप कह रहे हो कि हमारी सरकार 15 साल के आदरणीय रमन सिंह जी नहीं कर पाए, आप कोई प्लान बनाओ, आप करो। मौका आपको जनता ने दिया। हम सबको जब भी क्रम मिले हमको इसके खात्मे पर पूरा गेम प्लान बनाना चाहिए। कितने सैनिक मरेंगे, कितने आम लोग मरेंगे? अभी जो मैं आपके आंकड़े जो जारी हैं 2022 में भी 392 आतंकवादियों की तरह इन नक्सलियों ने हमले किए। हमारे देश में हमारे लोग, हमारी सेना, हमारी अर्धसैनिक, हमारे पुलिस, हमारे लोगों पर अगर घर के लोग इस प्रकार के हमले कर रहे हैं तो इस समस्या के समाधान पर अब हमको पूर्ण रूप से विचार क्यों नहीं करना चाहिए? और रही बात, अगर भूपेश बघेल जी को अगर लगता है कि वो इसको कर सकते हैं, जैसा उन्होंने आज बयान भी दिया है, तो आखिर उसमें दिक्कत कहाँ है? भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है। भारत सरकार ने कहा जैसे ही आपको मदद चाहिए हर तरह से केंद्र सरकार आपको मदद देने को तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ की समस्या पर फोकस करने के लिए भूपेश जी के पास समय नहीं है। इससे हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो भूपेश जी उस राज्य के चुनाव के प्रभारी हो जाते हैं। एक चुनाव आदमी अपने प्रांत का तो लड़ नहीं पाता, आप जब दूसरी जगह बनाओगे तो 1 महीना तो वैसे ही चले जाता। तो मुझे लगता है भूपेश बघेल जी कह रहे हैं कि जो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने जो बयान दिया है वो कहीं ना कहीं राजनीति और सियासत से प्रेरित है, उन्हें गंभीरता नहीं मालूम है छत्तीसगढ़ की। देखिए, ये व्यवस्था पे एक प्रश्न चिन्ह है। अगर उसको राजनीति, मैंने पहले भी कहा राजेश जी कि हम इस तरह के विषयों पर राजनीति नहीं चाहते, हम मरे हुए लोगों पर राजनीति करना भी नहीं चाहते। लाशों की राजनीति का इतिहास हमारा नहीं है। जिन लोगों का है उनको मुबारक हो। हम सकारात्मक रूप से हम अपने शहर में, अपने प्रदेश में, अपने देश में शांति के साथ सियासत करना चाहते हैं, न कि अशांति के साथ, न कि लोगों को लड़ाकर। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस प्रकार से यह नक्सलवाद है और इस नक्सलवाद के कारण जो हमारे अपने लोग मारे जा रहे हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, बेहतर तौर पर दोनों को बैठकर चलिए वक्त का मैं सत्य प्रकाश जी के पास में आता हूं। सत्य प्रकाश जी, जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बक्सा नहीं जाएगा और तमाम सारी चीजें जो कही हैं, कौन सी ऐसी चीजें या किस तरह से रणनीति अब है कि इस तरह की चीजें अब कही जा रही है कि नहीं, नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा? देखिए, ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है और बैठकों का दौर जारी है। सुरक्षा में लगे अधिकारी हो, जवान हो, उनसे बैठक मीटिंग चल रही है, उनसे बैठकें चल रही है। उसके बाद आपको नतीजा दिख जाएगा। सबसे बड़ी बात देखिए, चेतन जी ने भी बोला, यहाँ पे बीजेपी की हालत क्या है चेतन जी को शायद मालूम नहीं होगा। यहाँ उनके पास मुद्दे नहीं है। वो जो ये बोले लाशों पर राजनीति, तो यहाँ पे राजेश जी आप भी जानते हैं, कितने डिबेट में आपके साथ कर लिया हूँ, लाशों पर राजनीति यहाँ के बीजेपी के नेता कर रहे हैं। चेतन जी, पहले आप थोड़ा सा जानकारी लेके आइए। आपके नेता लाशों पर राजनीति करते हैं, मुद्दे यहाँ छत्तीसगढ़ में है नहीं, हम नहीं करते। हमारे मुख्यमंत्री एक बार भी इस पे राजनीति विषय नहीं यूज किया, कोई भी राजनीतिक बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ विकास की बात की, बदला लेने की बात की। मगर आप एमपी से लेके आप छत्तीसगढ़ के नेताओं के आप बयान सुन लीजिए, सारी राजनीतिक बयानबाजी है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखते हुए। तो ये सिर्फ लाशों पर राजनीति आपका काम है, हमारा नहीं। हम विकास की बात कर रहे हैं, हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं और बदला लेके रहेंगे। आपको आने वाले समय में दिख जाएगा उसका। चलिए, तो एक तरफ जिस तरह से 10 जो जवान शहीद हुए हैं, एक वाहन चालक की मौत हुई है, दुखदाई पहलू है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सियासत भी है, राजनीति भी है।
तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं शुक्रिया करूंगा, धन्यवाद करूंगा। तो कुल मिलाकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरह से जो सियासत है, जो राजनीति गरमाई हुई है छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि अब मध्य प्रदेश में भी इसको लेकर जिस तरह से प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने छत्तीसगढ़ सरकार पर सवाल खड़े किए हैं कि उनकी जिस तरह से एक रणनीति है, जो एक नीति है, वो फेल हुई है और एमपी की जो नक्सलवाद को लेकर जो नीति है वो बेहतर है। यही कारण है कि यहाँ पर नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।